पहला को इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन revolve around the nucleus in discrete orbits या एनर्जी लेवल। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन द स्पेस बिटवीन टू ऑर्बिट्स इन द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब इसका ये होगा, मतलब इस सारी जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट complete at 2 pi radian rotation around nucleus in the space between two orbits। ठीक है, और in the space between nucleus and first orbit। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कोई एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, अपने ही ऑर्बिट जब मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हेन रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ठीक है, when revolving in its own orbit या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, तीसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी, जब सेकंड ऑर्बिट में है थर्ड ऑर्बिट वाली एनर्जी मिलेगी, जिसका मतलब तभी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा और हम उसको कहेंगे कि डेफिनेटली एक्साइट हो गया। ठीक है, तो थर्ड इज when an electron absorbs sufficient amount of energy, sufficient उतनी हो मिलेगी तो मूव करेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं मूव करेगा। sufficient amount of energy, then it moves to higher energy level, higher orbit या एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जा भी जाएगी एनर्जी मिलेगी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। and the atom is said to be excited। इलेक्ट्रॉन कह रहे एक्साइट हो, वो भी कह रहे होते हैं, लेकिन एटम एक्साइट हो रहा होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को कंप्लीट करूँ तो बेटा ये हमारे पास न्यूक्लियस था, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस वन। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड हो गया, एंड दिस थर्ड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है सपोज बेटा कि यहाँ पे है, यानी कि ये दिस n इक्वल्स टू 1 हो गया, दिस n इक्वल्स टू 2 हो गया,
n इक्वल्स टू 3 हो गया। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास उसकी एनर्जी जो है, सपोज इसमें लिए 2 जूल चाहिए सपोज वैल्यू, जिसके लिए सपोज 4 जूल चाहिए होती है, इसके लिए 6 जूल चाहिए होती है। सेकंड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन है तो अगर उसे 2 जूल एनर्जी ऑलरेडी से 2 जूल फर्दर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। और अगर उसको 4 जूल एनर्जी मिलती है, ऑलरेडी 2 या 4 जूल एनर्जी मिलती है, तो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा। सपोज ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप शो करते हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटे उसने डायरेक्टली यहाँ से निकलना, इधर चले जाना है। क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो 6 जूल, और 6 जूल उसके पास सपोज एनर्जी है, मैं सपोज वैल्यू ली हूँ। ठीक है, एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड। अब एटम कैन नॉट रिमेन इन दिस एक्साइटेड स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट हैज टू डी एक्साइट। तो जब ये डी एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जितनी पर एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन jumps from higher energy level higher to lower energy level orbit and releases energy in the form of photon of photon। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये En माइनस EP। अब ये किसकी एनर्जी आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है उस ऑर्बिट के अंदर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दिस इज विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्विवेलेंट आ जाएगी ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिलीज होगा। Difference of energy of electron in the orbit is equal to amount of energy released in the form of photon of defined wavelength। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं En माइनस EP, En माइनस EP इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा हो गया। ठीक है, अब ये एनर्जी किसकी थी हमारे पास, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। वेयर En इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट, एंड हायर ऑर्बिट कौन सा, nth ऑर्बिट मैंने ले लिया। And EP is the energy of electron in the lower orbit which is supposed pth orbit। तो यहाँ पे हमारे पास here En जो है is the energy of an electron in higher nth orbit, ये एनर्जी लेवल। ठीक है, और हमारे पास EP भी की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, बाकी वही है, EP is the energy of an electron in लोअर यानी न्यूक्लियस के करीब हो, pth एनर्जी लेवल हो गया। ठीक, अच्छा अब बेटे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो डिस्क्रीट ऑर्बिट में होती है वो डेफिनेट होती है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज इन nth एंड pth ऑर्बिट। तो हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि जो फोटोन रिलीज हो रहा होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। अगर ये डेफिनेट है, ये फैक्टर तो वैसे ही कांस्टेंट, का मतलब ये माइनस होकर भी आंसर क्या आएगा, डेफिनेट होना चाहिए। अगर ये डेफिनेट है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और pth ऑर्बिट क्या होगी, वो भी डेफिनेट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसका बनता है और कई दफा बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यानी हाउ डू यू नो दैट electrons have definite
एनर्जी वैल्यूज इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब मैंने इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये कि हमारे पास फोटोन जो रिलीज हो रहा होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एंड लोअर एनर्जी ट्रांजिशन या एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ डेफिनेट आ रही है तो इसका मतलब फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी nth एंड pth ऑर्बिट वो भी क्या होगी, डेफिनेट होगी, ठीक है। तो हमारे पास फोटोन of definite wavelength is released during de-excitation process. The emitted wavelength depends upon depends inversely upon the difference of energy of electron in higher nth and lower pth orbit, ठीक है। यानी कि इसका मतलब En माइनस EP इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। तो इसका मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी nth और pth ऑर्बिट में वो डेफिनेट होगी क्योंकि ये डेफिनेट आ रहा है, ठीक है। हेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन discrete orbits is also defined, ये डेफिनेट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट लर्निंग का आउटकम जाती है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की आ रही होती है। अब नेक्स्ट आ गया बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये अजम्पशन पे बेटा जो है ना क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी वैसे उसने कहना नहीं है, अजम्पशन बताएं काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी क्या है उसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के, लेकिन जरूरी है करवाने बेटे। अब आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन बेटे इसलिए ले रहे थे इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल प्रोटॉन सिंपल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है इसके अंदर, ठीक है। सिंपलेस्ट पार्टिकल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के, इसलिए ले लेते हैं। स्पेक्ट्रा हम कहते हैं स्पेक्ट्रम की प्लूरल को, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, ये फॉर्मूला होता है En इक्वल्स टू -13.6 ओवर n स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा था, वी कैपिटल होता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जाएगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना आपने, ये पेपर में जब आया बेटा गिवन होता है, इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना आपने। अब इसी का हम डिफरेंट ऑर्बिट्स पे देख लेते हैं यार। ये बेटा ऑर्बिट आ गया या एनर्जी लेवल आ गया, ये हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग आ गया। क्या होता है यार उसका मेथड, कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई, और यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी को चाहिए होती है, कितनी या फिर कितनी एनर्जी उसके पास होती है। बेटे हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट है दैट इज एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एन की वैल्यू 1 है तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, -13.6 ओवर 1 का स्क्वायर किया तो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही है, ठीक है।
सेकंड केस के अंदर सेकंड ऑर्बिट पे अगर आते हैं, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के अंदर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो E2 पुट किया तो दिस इज फर्दर 13.6 ओवर 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू नेगेटिव 3.4 था, 3.49 शायद इतना होता। चलो ये आ गई, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में अगर 2s में लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट अगर कंसिडर करता हूँ, अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, दिस इज इक्वल टू 3। तो E3 पुट करते हो तो -13.6 ओवर डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -1.5 हो गया। फोर्थ ऑर्बिट पुट करते हो, फोर्थ ऑर्बिट पुट करते हैं तो E4 हो जाएगा बेटा, E4 -13.6 ओवर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो -0.85। अच्छा, अब ये वैल्यूज हमारे पास आती जा रही है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसी तरह बेटे आप अगर चलते जा रहे हो और वो nth ऑर्बिट तक पहुंच जाते हो, nth ऑर्बिट इनफिनिट ऑर्बिट तक पहुंच गए अगर इसको आप, यानी सो ऑन करने का ये इस तरह डॉटेड स्ट्रेट लाइन सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इट लीड्स अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब n इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू इन्फिनिट ले ले तो इन्फिनिट ऑर्बिट का मतलब हो गया n हमारे पास इलेक्ट्रॉन विल नो लॉन्गर बी दैट द पार्ट ऑफ दैट एटम, आयोनाइजेशन वाली स्टेट जिसे आप होते हैं वो वाली स्टेट आ जाएगी हमारे पास इन्फिनिट ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा नहीं। एन की वैल्यू इन्फिनिट पुट करते हो तो ई इन्फिनिट किसके बराबर हो जाएगा, -13.6 ओवर इन्फिनिट का स्क्वायर किया तो ये बेटे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ये दो तीन रीजन जो आ रही हैं, अब ये देखते जाओ बेटे। एक तो ये हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, अब क्यों ना आ रही है नेगेटिव, ये उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हम नेगेटिव में लिखते हैं। रीजन क्या है कि मैक्सिमम जो जो हम एक यूनिट मास के करीब दूर जाते जा रहे होते हैं, एनर्जी हमारे पास क्या वो इंक्रीज होती जा रही होती है, क्योंकि आप वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट अ फोर्स। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, और 0 क्या मैक्सिमम है। जब इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास न्यूक्लियस के करीब आएगा तो वैल्यू क्या होगी, 0 से डिक्रीज करेगा, वैल्यू 0 से डिक्रीज करेगा, मैथमेटिकली क्या होती है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट होती है। दूसरी भी अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन हुई होती है बिटवीन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से भी हमारे पास ये आ रहा होता है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है दो रीजन हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन के, व्हाई वी आर हैविंग नेगेटिव साइन अलोंग विद दिस वन, ठीक है। तो यहीं पे कवर करते हैं सिग्निफिकेंस of negative sign with energy values. Electrons have negative energy values at all levels or orbits because, अब पहली रीजन तो बेटे ये है कि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन हुई होती है बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कह लो, फील्ड कह लो, फोर्स between positively charged nucleus and negatively charged orbiting electrons, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही होती है एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, वो 0 होती है। तो एनर्जी क्या 0 से डिक्रीज करेगी मैंने इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू पॉजिटिव न्यूक्लियस।
ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी लिखना मेरा काम काफी है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन outside an atom is zero. Maximum energy zero है, and this energy reduces from zero या decreases from zero and ये mathematically होगी ना, and becomes a negative. जीरो से का mathematical value क्या होती है, negative में होती है. In negative if an electron comes closer to nucleus. ठीक है, अब ये बेटे हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑन अ डायग्राम विच इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम. इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर हमारे पास अगर बेटे ये एक हमारे पास एक रिप्रेजेंट कर दी मैंने, एक ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर दिया अदरवाइज. ठीक है, ये सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मैंने सेकंड ऑर्बिट के लिए बना दिया, ये मैंने सपोज थर्ड ऑर्बिट के लिए, दिस इज फॉर फोर्थ ऑर्बिट के लिए, दिस इज फॉर ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, एंड दिस इज फॉर अनदर ऑर्बिट के लिए, एंड दिस इज फॉर इन्फिनिट ऑर्बिट के लिए. नहीं ये हो गया. अच्छा बेटे हमारे पास ये पहले और सेकंड ऑर्बिट में मैं लेबल कर दूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 1. डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये एन की वैल्यू 2 होगी डिस्क्रीट ऑर्बिट में, एन की वैल्यू 3 होगी, एन की वैल्यू 4 होगी, और एन की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इन्फिनिट. एनर्जी अगर आप देखते हो पहले में -13.6, यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, और यहाँ पे एनर्जी क्या आ गई थी, 0 आ रही थी लास्ट में. ये एनर्जीज में लिख रहा हूँ, ये एनर्जी. अच्छा हमारे पास बेटे पहले और सेकंड में हमारे पास गैप काफी ज्यादा. क्यों? this gap is representing the difference of energy which electron is needed in order to make transition between n equal to 1 to n equal to. क्योंकि यहाँ पे -13.6 है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 3.4. दोनों में डिफरेंस ऑफ एनर्जी अगर देखते हो, जो -3.4 माइनस -13.6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में था 10.2 एनर्जी मिलेगी तो इसमें जाएगा. तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से गैप भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा शो करोगे आप, इसलिए गैप ज्यादा शो किया हुआ है. ये गैप ज्यादा है. सेकंड के अंदर हमारे पास गैप क्या है, हमारे पास थोड़ा सा कम शो किया हुआ मैंने. यार इसलिए बनाया, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, इसलिए दोनों के शो कर रहा हूँ मैं भी. सेकंड में हमारे पास गैप कम है. गैप कम होने की रीजन क्या है कि हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू कितनी है, -1.5 है, और सेकंड में हमारे पास कहते हैं -3.4 है. तो दिस फर्दर इक्वल टू 1.9 के बराबर आ गया है, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये एनर्जी क्या है, जरा कम है. ठीक है, थर्ड के अंदर हमारे पास अगर देखते हो, दिस इज यहाँ पे एनर्जी और कम आ रही है. यहाँ पे बेटे हमारे पास दिस इज -0.85 माइनस -1.5, तो आ गया 0.65 के बराबर आ गया. अच्छा अब ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेटे ये एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा गैप भी कम होगा, एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा गैप भी ज्यादा होगा.
तो गैप जो होता है बिटवीन टू एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में कवर कर दूं इसी चीज को। ये आ गया दोबारा वही डायग्राम दोबारा। अब गैप को मैंने बता दिया, गैप की रीजन पहले बताई थी। अब मैं सपोज करता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसको मैंने इतनी को एनर्जी दी है कि यहाँ से निकल के किस में चला गया, फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। अब फोर्थ ऑर्बिट में गया तो एक सिंगल स्टेप में गया है, एक सिंगल स्टेप में गया। सिंगल स्टेप में जाने का मतलब ये है कि हमारे पास ये नहीं हुआ कि n इक्वल टू 1 से पहले n इक्वल टू 2 पे गया है। वो n इक्वल टू 1 से निकले, इतनी एनर्जी दी थी, डायरेक्ट n इक्वल टू 4 पे गया है। अगर डायरेक्टली n इक्वल टू 4 पे गया तो 4 से पहले एरो ऐड आएगा। अगर कोई बच्चा एरो ऐड यहाँ बनाए था बाकी लाइन इसने, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे गया है, वो 3 या 4 पे नहीं गया। और अगर इस पे बना देते इसको, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे गया, 4 पे नहीं गया। तो जिस पे जाके रुकता है फाइनल जो स्टेट होगी उससे पहले एरो आना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा यहाँ पे भी बना देता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसे n इक्वल टू 1 पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 पे चला गया इन वन स्टेप। अब मैं अगर देखूं कितनी को एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है, वो मैंने n इक्वल टू 4 पे एनर्जी आई थी -0.85, n इक्वल टू 1 पे -13.63। सिंस दे आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास जनाब इसको तो ये आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब है 12.75 को आई हैड टू नीड मल्टीप्लाई 1.60 टाइम्स 10 टू नेगेटिव 19 से, तो ये आएगा दिस इज 2.04 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 18 जूल। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हो तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 पे चला जाएगा एक ही स्टेप के अंदर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की, इस एनर्जी को क्या करोगे, एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चला जाता तो इसका मतलब आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ दैट एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। ठीक, अब ये जो एनर्जी दी मैंने एक्साइटेशन एनर्जी होगी। इसका मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की थी बाय एनी मीन। तो अब बाय एनी मीन क्या, या हीट की है मैंने, सनलाइट में रख दिया, या कोई फोटोन आके हिट किया, या करीब सांस ले रही हो, जब आप एक्सहेल करते हो तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होती है बेटे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है, इसने डी एक्साइट होना है। अब डी एक्साइट होने के लिए एक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली आ जाए एक ही स्टेप के अंदर, इसके अंदर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में एक ही स्टेप में आ गया, ये पॉसिबल है। या हमारे पास इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 से पहले n इक्वल्स टू 3 पे गया, 3 से पहले एरो हेड आएगा, फिर n इक्वल्स टू 1 पे आ गया। या ये भी हो सकता है n इक्वल, इसमें पहले n इक्वल्स टू 2 पे जाए, 2 के बाद n इक्वल्स टू 1 पे आ जाए। और ये भी पॉसिबल है कि n इक्वल्स टू 4 से जाए, n इक्वल टू 3, 3 से 2, 2 से फिर 1 पे आ जाए। ठीक हो गया। तो ये जो एनर्जी आ रही है, ये से हम कहेंगे ये एनर्जी रिलीज हो रही है डी एक्साइटेशन एनर्जी। ये एक्साइट करने में एनर्जी यूज हुई है, लिख भी देते हैं। तो ये जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की थी इसको एक्साइट करने के लिए, एक्साइटेशन एनर्जी है। और ये जो एनर्जी आ रही है दिस इज डी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब अब एन हमारे पास जो एक्साइट करने के लिए तो आपने एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर दी, डी एक्साइट करने के लिए हमारे पास, इसका मतलब है जो फोटोन, ये जब डी एक्साइट होता है तो लाजमी फोटोन निकलता है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब वो पेपर में पूछता है कि इसमें ग्रेटेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे निकलनी है डी एक्साइटेशन प्रोसेस में, और मिनिमम वेवलेंथ कहाँ पे निकलनी है। अब उस काम के लिए बेटे हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, किसी भी चीज की निकालने हम निकाल सकते हैं। सपोज मैं अगर पहले की निकाल लेता हूँ, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे आए एक ही स्टेप के अंदर, तो n इक्वल टू 4 हो गया बेटे, n इक्वल टू 4 में वैल्यू हमारे पास है -0.85।
0.85, n इक्वल टू 1 बाई नेगेटिव 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.60 टाइम्स ऑफ -19 हो गया। एच की वैल्यू जो हमारे पास 6.63 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 34। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 टाइम्स 10 टू रेज पर 8 ओवर वेवलेंथ। अब यहाँ से वेवलेंथ अगर निकालते हो, इसकी वैल्यू मुझे वैसे याद है, दिस इज 97.6 नैनोमीटर, 9.76 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 8 which is equal to 97.6 नैनोमीटर। अब ये जो फोटोन निकल रहा है किस में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रहा होता है, क्योंकि 400 से 700 विजिबल लाइट की होती है, उससे कम है। 400 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट की, उससे कम आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब हायर से इस ऑर्बिट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो जो फोटोन निकलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारे पास किस पे डिपेंड है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी पे। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, तो बेटे इसको आई कैन राइट दिस इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, या इन अदर वर्ड्स डेल्टा ई इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन 1 ओवर लैम्डा। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा तो एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 भी आएगा, तो जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी काफी कम होगी। अगर काफी कम होगी तो इसमें यहाँ से जो फोटोन निकल रहा होगा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी ये। तो दिस इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आ रही है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी। और ग्रेटेस्ट वेवलेंथ कब होगी? बेटे लैम्डा की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट लेनी है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट किन दो में आ रही है? n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3 में। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ ये आ रही। इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या n इक्वल टू 4 से इसमें आया था, n इक्वल टू 4 से 3 में आया था, तो ये हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड वेवलेंथ है, दिस इज स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सॉरी गलती कह दिया, स्मॉलेस्ट नहीं ग्रेटेस्ट है। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम आ रहा था। तो ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है यहाँ पे ये वाला, ये वेवलेंथ इसकी ग्रेटेस्ट आ रही है, इस यहाँ से भी और यहाँ से भी जो रिलीज होगा उसकी भी बेटे। ठीक है, तो दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दिस इज फ्रॉम जून 13 पेपर में से लिया बेटे, ये डिसेंट क्वेश्चन आया हुआ था, याद नहीं आ रहा बेटे। कह रहा था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट होना, यानी कि डी एक्साइट होने के बाद कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ जो डिफाइंड होंगी। Explain how this observation lead to an understanding that there is a discrete energy level in the atom। कह रहे ये जो निकल आ रही है ये डिस्क्रीट है, डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो डिफाइंड ही होगी ना। तो लिखा each emitted wavelength result from the transition of electron between its initial and final energy level, initial and final। So discrete energy change signify discrete energy levels। n और p की वैल्यू भी क्या होगी? डिफाइंड होगी, डिस्क्रीट होगी, नोटेड होगी। ठीक है,